का 100 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाता है, बताता है। गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। समझ में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। मध्य प्रदेश की तरह तोड़ना चाहते हैं वहाँ पे सरकार आप, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री सहित पूरी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। बाला साहेब ठाकरे, नाम, कद, प्रतिष्ठा, सम्मान क्या नहीं था उनके पास। आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि उद्धव ठाकरे ने पिता की इज्जत मिट्टी में मिला दी। क्या वाकई ऐसा है? नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम, आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास शो अड़ी। एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो 16 साल से शिवसेना के साथ था, अचानक फिर से मुंबई पुलिस में बहाल हो जाता है। सवाल तो खड़े होते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि सचिन वाजे को क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का चीफ बनाया गया, और वो भी 16 साल बाद। जिनकी नजरों में भी वाजे एक काबिल अधिकारी था, आज वही वाजे एंटीलिया केस का मुख्य आरोपी हो गया है। उन्हीं की निगाहों में आज उन्हीं वाजे पर एनआईए का शिकंजा है। लेकिन वाजे सिर्फ मोहरा है? क्या मास्टरमाइंड कोई और है? अगर है तो कौन? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या 100 करोड़ के जाल में ठाकरे सरकार है? क्या उनका नाम, उनकी प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर है? क्या 100 करोड़ के चक्कर में महाराष्ट्र की अघाड़ी सरकार डगमगाने लगी है? और क्या उद्धव सरकार के मुख बने गृह मंत्री अनिल देशमुख पूरी सरकार के लिए दागदार साबित होंगे? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी चर्चा। लेकिन सबसे पहले दिखाते हैं यह बड़ी खबर। एंटीलिया केस पर आज का बहुत बड़ा खुलासा। 4 दिन होटल में रुककर वाजे ने प्लानिंग की। सूत्रों के मुताबिक 16 से 20 फरवरी तक होटल ट्राइडेंट में रुका था सचिन वाजे। फेक आईडी कार्ड पर होटल में रुका था। 2 बैग्स के साथ होटल में वाजे ने एंट्री की थी। एनआईए ने होटल के सीसीटीवी को कब्जे में लिया। 16 फरवरी को इनोवा कार से आया था वाजे। 20 फरवरी को लैंड क्रूजर से होटल से निकला। यह लैंड क्रूजर प्राडो ऑलरेडी कस्टडी में ली जा चुकी है और अब पूरी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती जा रही हैं। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। मतलब ये पूरी जो साजिश रची गई जितेंद्र, वो रची गई होटल ट्राइडेंट में। जी बिल्कुल, देखिए दिनेश, अब ये माना जा रहा है एनआईए के द्वारा कि जो पूरी साजिश थी, एंटेलिया के पास जो विस्फोटक से भरी कार बरामद हुई, उस पूरी साजिश को एंटेलिया के पास जो गाड़ी मिली थी, उस पूरी साजिश को ट्राइडेंट होटल के अंदर बैठकर अंजाम दिया गया था। क्योंकि आज एनआईए की टीम ट्राइडेंट होटल पहुंची। तफ्तीश के दौरान वहां पर कुछ सीसीटीवी फुटेज जो कि होटल के ही थे, वो एनआईए के हाथ लगे। उन सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो साफ तौर पर यह पता चला कि 16 तारीख को साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से जो सचिन वाजे है वो एक इनोवा कार में आता है, और 20 तारीख को वही सचिन वाजे एक दूसरी गाड़ी जो कि एक परेडो कार थी, उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहा है। इसके अलावा एक तस्वीर के अंदर वो देखा जा सकता है कि एक बैग उसके हाथ में है, और एनआईए को पूरा शक है उस बैग के अंदर नोटों काफ़ी कैश भरा हुआ था, काफ़ी कैश रखा हुआ था। उसको लेकर उससे जाहिर सी बात है पूछताछ की जाएगी। साथ ही ये भी पता चला है कि जो होटल के अंदर ठहरने के लिए जो उसने आईडी कार्ड दिया था, जो आधार कार्ड दिया था, दरअसल उस पर फोटो तो वाजे की ही थी, लेकिन जो नाम लिखा हुआ था, जो बाकी पता लिखा हुआ था, जो डिटेल्स लिखी हुई थी, वो सब किसी और की थी, यानी कि फर्जी थी। तो फर्जी नाम पते के ऊपर वाजे उस होटल के अंदर ठहरा हुआ था। इसके पीछे उसका मकसद क्या था? तो ये वो तमाम सवाल हैं जिन्होंने अब मुश्किलें बढ़ा दी है सचिन वाजे की। सचिन वाजे के ऊपर सीधे तौर पर आरोप एनआईए का है कि उसने ही पूरी साजिश को अंजाम दिया, और अब उसी के लिए एनआईए इस तरीके से तमाम जो सबूत और सुराग है वो वाजे के खिलाफ इकट्ठा करने में जुटी हुई है। जी चलिए, तो ये 16 से 20 तारीख के बीच में प्लानिंग हुई, और उसके बाद 25 फरवरी को दुनिया ने यह जाना कि एंटीलिया के सामने विस्फोटक प्लान किया गया था। सचिन वाजे मास्टरमाइंड, उसने होटल ट्राइडेंट में रुककर यह प्लानिंग की थी। सोर्सेज बता रहे हैं कि एनआईए ने असर्टेन कर लिया है। उधर एटीएस अलग इंतजार कर रही है सचिन वाजे का कि वो आए तो मनसुख हिरेन मामले में आगे जांच हो। मनसुख हिरेन मामले की जांच भी एनआईए के पास जा सकती है। ये भी एक खबर है। बहुत धन्यवाद जितेंद्र, आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए संजीव वर्मा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहे हैं प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में। गौरव वर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं शिवसेना की तरफ से। अमोल मेले हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन इससे पहले कि मैं मेहमानों का रुख करूं,
यह इंफॉर्मेशन आपको दिखा देता हूं जिससे इस पूरी घटना से जुड़े किरदारों को और घटनाएं कैसे एक से दूसरे को लीड करती चली गई वो आपको समझने में मदद मिलेगी। सबसे पहले आप यह समझिए कि यह झमेला क्यों चल रहा है, क्यों शरद पवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस के सामने आकर यह बताना पड़ा कि नहीं, अनिल देशमुख एकदम बेकसूर हैं, क्लीन चिट क्यों देनी पड़ी, और मुख्य चेहरे वो कौन से हैं जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूम रहा है। ये 100 करोड़ क्या सरकार पर भारी पड़ने वाले हैं, ये मुख्य सवाल है। और ये वो किरदार हैं जो इसमें मुख्य रूप से लोगों की निगाहों के सामने और लोगों के जहन में चल रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जाहिर है इनकी तरफ निगाहें ये हैं कि ये खुद क्या कहते हैं, ये खुद क्या करते हैं, क्या ये इस्तीफा मांगेंगे, क्या ये एनसीपी की तरफ से दबाव में है, क्या जो कहा जाता रहा कि वो कठपुतली की तरह सरकार चलाते हैं, असली सरकार तो शरद पवार चलाते हैं, क्या ये वाकई है, ये समझने की कोशिश होगी। दूसरा, उनके साथ ही आपको एक चेहरा दिखाई दे रहा है जो ये मेरी तरफ घूमते हुए आ रहे हैं, ये हैं शरद पवार, मराठा क्षत्रप, 60 साल से ज्यादा का पॉलिटिकल अनुभव, केंद्र में कई बार मंत्री रह चुके हैं और राजनीतिक सूझबूझ ऐसी कि नरेंद्र मोदी भी इनको अपना राजनीतिक गुरु किसी समय में बता चुके हैं। क्या वो अब कुल मिलाकर संकट मोचक की तरह सामने आए हैं इसलिए क्योंकि उनको अघाड़ी सरकार बचानी है, या इसलिए क्योंकि एनसीपी कटघरे में आ रही है? एनसीपी कोटे से गृह मंत्री बनाया गया था, एनसीपी की तरफ मुख्य रूप से उंगलियां उठ रही हैं, इसीलिए वो सामने आकर बचाव कर रहे हैं। इसके बाद देखिए मुख्य किरदार कौन है, ये आ गए अनिल देशमुख। अनिल देशमुख जो कि काटोल से लगातार चुनकर और 1995 से लेकर 2014 तक लगातार लगभग मंत्री भी रहे, वो जिनको बड़ा कद्दावर माना जाता रहा, वो जो शरद पवार के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते हैं, वो जो कि सीधे सीधे घिर गए हैं, लेकिन शरद पवार कितना बढ़िया लॉजिक लेकर सामने आए ये तो आप भी जानते हैं कि वहीं पर उनसे पूछ दिया गया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर अस्पताल में भर्ती थे तो उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे थे। लेकिन उसके बावजूद शरद पवार अगर बचाने आते हैं तो यह भी पता चलता है कि अनिल देशमुख कितने करीबी हैं शरद पवार के। और अब उन दो चेहरों पर आ जाते हैं जो पुलिस महकमे से जुड़े हुए हैं। परमबीर आपको नजर आ रहे हैं, परमबीर सिंह अब चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको जाहिर है हटा दिया गया था कमिश्नर के तौर पर मुंबई के, उनको ये बात आहत कर रही थी, या अब वो वाकई किसी के इशारे में वहां की अघाड़ी सरकार को अस्थिर करने में लग गए हैं, ये नहीं मालूम। लेकिन जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि उन्होंने सीधे सीधे एक्सटॉर्शन से संबंधित चिट्ठी लिख दी, जिसको पहले ये कह दिया गया कि ये मेल उनका नहीं है, उन्होंने कहा ये मेल मेरा ही है, फिर कहा गया हस्ताक्षर नहीं है, कहा गया कि भैया इसमें तो हस्ताक्षर चाहिए नहीं होते जब मेल किया जाता है। कुल मिलाकर क्या कुछ ऐसा डिफेंड करने की कोशिश की जाती रही जो डिफेंड नहीं किया जा सकता। और अब देख लेते हैं वो जो गिरफ्त में है, वो जो 16 साल बाद बहाल हुआ था सचिन वजे, वो जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होकर इतना रसूखदार कि वो कहा जाता है डीएसपी एसीपी किसी को कुछ नहीं मानता और सीधे सीपी से बात करता था या सीधे गृह मंत्री से बात करता था, वो जो अब गिरफ्तार है वो क्या क्या ऐसा कह रहा है जो सरकार के लिए खतरा बन सकता है। क्या ये 100 करोड़ सरकार को स्थिर करने वाले हैं, या ये 100 करोड़ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, केवल सचिन वजे को मिला टारगेट था, इसी तरीके से वसूल कर करके सरकार चलाई जा रही थी। ये अपने मेहमानों से जानने की कोशिश करते हैं। अब ये एक और मसला कि सचिन वाजे कहा जाए कि वजे कहा जाए, VAZE। बहरहाल हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। सबसे पहले तो मैं अमोल जी से यह समझ लेना चाहता हूं कि अमोल जी ये क्या डिफेंड किया जा रहा है, और डिफेंड करते हुए वो लॉजिकल क्यों नहीं लग रहा है मामला जिसको डिफेंड किया जा रहा है, वो दलीलें लॉजिकल क्यों नहीं लग रही? देखिए, ये जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे परम सिंह, इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका दाखिल की है, उन्होंने उसमें दो जो सवाल है उधर मेंशन किया है कि मेरे को जो सस्पेंड किया वो पीछे लेना चाहिए, और होम मिनिस्टर के साहब के जो घर पे जो CCTV कैमरे लगे हैं उनकी जांच होना चाहिए। उन्होंने किधर ऐसा लिखा नहीं कि मैंने 100 करोड़ की मांग की थी या 100 करोड़ कुछ मांग रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 दिन से महाराष्ट्र में ऐसा माहौल जमा करने का काम ये विरोधी पार्टी प्रतिपक्ष दल कर रहा है। बीजेपी को ये समझना चाहिए कि महाराष्ट्र में पिछले 1 साल से कोरोना का संकट होने के नाते ये महाविकास आघाड़ी ने बहुत अच्छे से काम किया है, सरकार में इनकी प्रतिमा बहुत अच्छी, जनता में बहुत अच्छा काम किया है। मैंने ये पूछा ही जनता को बचाने के लिए काम किया, जनता फैसला कर लेगी। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अभी देखिए आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी मदद नहीं की। जब सवाल ये पूछा गया अमोल जी कि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब आप कह रहे हैं कि वो अस्पताल में भर्ती थे,
उन्होंने, शरद पवार साहब ने कहा कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये पेपर से अस्पताल में अस्पताल में था। भर्ती थी। देखिए, मतलब? महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख साहब को 2 तारीख को कोरोना पॉजिटिव आए। वो उसी तरह नागपुर में थे, उस अस्पताल में भर्ती हुए। वो 17 मार्च को बाहर आए और आते समय मीडिया के कुछ लोग थे तो उन्होंने बाहर आके पूछा, पत्रकार परिषद ऐसा कोई लिया नहीं है, लेकिन जानबूझ के ये सवाल उठाने का काम और झूठे आरोप करने की इनकी आदत लगी है। मैं तो ऐसा सवाल करूंगा, मेरे को ऐसी बात समझ में आई कि भाजपा का कार्यकर्ता, भाजपा के नेता लोग ऐसा बोल रहे हैं कि हमने कोविड 100 संक्रमित रहा हूं, इनको दिया है, परम सिंह को और दिया मैं है कि ये अस्पताल में सरकार भर्ती गिराने रहा के हूं। लिए। एक सेकंड अमोल मतेले जी, लेकिन मैं फोन में चाहे जिससे संपर्क में था, और लोग भी मेरे साथ संपर्क में थे जो मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये क्या दलील है कि वो उस समय अंदर थे, वो अस्पताल के अंदर थे? क्या वो उस समय उन्होंने गृह मंत्री के तौर पर फंक्शन करना एकदम बंद कर दिया था? वो किसी से नहीं मिल रहे थे क्या? या फोन पर जो जरूरी हिदायतें थी, जो बातें थी, वो कर रहे होंगे ना, कह रहे होंगे ना? और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उन्होंने की ना उस दिन आकर, जिसमें वो कह रहे थे कि देखिए ये आपको खुद को कोरोना संसर्जन हुआ है तो आदमी को बोलने की इच्छा भी नहीं होती है। जिस टाइम मुंबई में अपने निवास में रहते थे उनकी हालत एकदम डाउन थी, उनको बात करने जमता नहीं था, आइसोलेशन में थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, आप कह रहे हैं कि वो बोलने की हालत में नहीं। इस तरह में ऐसा कोई बात हुआ नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं तो कोई आपके पास आएंगे और बूम सामने करेंगे, बोलेंगे आपको ये सवाल है, तो ये क्या पत्रकार परिषद होती है क्या? जब आप ये सभी बोलने की हालत में नहीं है तो आप तो अवॉइड करेंगे ना प्रेस ब्रीफ को भी। काम कर रहा है, ऐलान कर रहा है। जिस दिन ये 100 करोड़ वाला मामला सामने आया ज्ञानेश्वरी में, उनके घर के बाहर हमारे संवाददाता अश्विनी पांडे खड़े थे, उनको घुसने तक नहीं दिया जा रहा था, उनको धक्का दिया जा रहा था। उस समय तो वो जाकर देखना चाह रहे थे कि कहाँ है देशमुख साहब। जब नहीं चाहा आपने तो बात नहीं किया ना। हमारे पत्रकार मित्र उधर आते हैं तो उनको भी कोरोना संसर्जन नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं छोड़ा गया था और किसी को भी नहीं छोड़ा था। आप ऐसे हालत में कुछ भी सवाल उठाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा कभी होता नहीं। मिनिस्टर साहब जब भी अच्छे रहते हैं, सबको मिलते हैं, जो भी काम है सबके काम करते हैं। ये महाराष्ट्र में ये सरकार गिराने के चक्कर में बीजेपी पीछे लगी है। वो अभी आज आपने देखे रहेंगे, ये लोकसभा में समझ गया पिछले आपने जो कहा वो दर्शक भी सुन रहे हैं, लेकिन प्रदीप जी से इस बात का निहितार्थ में समझ लेता हूं। प्रदीप जी, कुछ कहना और उस पर कायम रहना, बेशक ये लग रहा हो और कहीं से भी तार्किक रूप से वो सत्य दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन उस पर कायम रहना, क्या ये मौजूदा सियासत में सरकार बचाने के लिए आवश्यक है क्या? देखिए, जो घटनाक्रम चल रहा है उससे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। ऐसा है कि अनिल देशमुख साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये वीडियो में दिख रहा है। वो संक्रमित थे, दूसरे संक्रमित न हो जाए इसलिए मिलने नहीं दिया जा रहा था, ये जो तर्क दिया जा रहा है। तो मास्क भी नहीं लगा रखा उन्होंने। जब मीडिया से बात कर रहे हैं, अगर उनको इतनी चिंता थी दूसरों की तो उस समय मास्क भी नहीं लगाया। दूसरी बात देखिए, जो घटनाक्रम आप पीछे से देखना शुरू कीजिए। सचिन वाजे का रीइंस्टेट होना ये कोई मामूली घटना नहीं है। उसी समय, उसी दौरान जो है 2020 में ही एक और पुलिस कर्मचारी को पैरोल पर रिहा किया गया, जो एक एनकाउंटर मामले में आजीवन कारावास की सजा भोग रहा था। उसका नाम है विनायक शिंदे। इस विनायक शिंदे को एटीएस ने गिरफ्तार किया है मनसुख हिरेन की हत्या के संदेह में। तो आप ये देखिए, उसको पैरोल किसने दिलाई, क्यों उसको पैरोल मिली? वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, वो सचिन वाजे के संपर्क में था, ये भी बात सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन, पुलिस अफसर और अपराधियों का जो नेक्सस है वो सामने आ रहा है। अभी तक हम सुनते आ रहे थे, फिल्मों में भी देखते थे, वास्तविक जीवन में भी देखते थे कि जो है गुंडे, बदमाश और गैंगस्टर जो है वो एक्सटॉर्शन करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि पुलिस अधिकारी एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, और एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप ये है, भाई परमवीर सिंह पुलिस कमिश्नर थे कुछ दिन पहले तक, अभी भी डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं महाराष्ट्र सरकार में। सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है, उनको सस्पेंड नहीं किया है। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई वो झूठा आरोप लगा रहे हैं, किसी के इशारे पर कर रहे हैं और ये बात झूठी है, तो उनको सस्पेंड क्यों नहीं किया? उनके खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई गई?
वो उनको सुप्रीम ठीक कोर्ट है। जाना पड़ा कि इस मामले की जांच कीजिए। लेकिन अगर अब मैं वो ये गलत समझ लूं होते कि क्या शिवसेना के सामने कोई मजबूरी है? क्या वाकई एनसीपी डिक्टेट कर रही है और शिवसेना वो मान रही है, या सरकार चलाना है कीमत चाहे जो अदा करना पड़े? गौरव वर्मा। जी बिल्कुल, मैंने आपकी बात भी सुनी है। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, सरकार चलाने के लिए ये चीज़ नहीं है, इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो। शिवसेना की सरकार जो महाराष्ट्र में है, भारतीय जनता पार्टी, मैं ये कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार नहीं होती है वो वहाँ पर हर तरीके के हथकंडे अपनाती है। गौरव वर्मा, कौन करेगा जांच? आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप विपक्ष में बैठे हो वहां। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये रास नहीं आ रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरीके से, इतनी अच्छी तरीके से सरकार चला रही है, कोरोना काल में भी उन्होंने जिस तरीके से जनता की और पब्लिक की मदद की है, अगर डीजीपी साहब से, अगर एक तथ्य है सामने, उस तथ्य का जवाब दें। ये तो वो हो गया पॉलिटिकल रेटरिक, जो कई बार मैं देखता हूं महाराष्ट्र में जब भी कुछ होता है तो उसमें भाजपा का हाथ हो जाता है सरकार को स्थिर करने के लिए। ये तो उस तरीके की बात हो गई। लेकिन मैं संजू जी के पास अभी जाना चाहता हूं। संजू वर्मा जी, आरोप आप पर क्यों लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस इसमें बहुत सक्रिय भी दिखाई दिए? उन्होंने ये भी बताया कि सचिन वजे, देखिए उसमें जांच ऑफिसर बनाए गए हैं, उसके बाद सचिन वजे को वहां से हटाया गया। ऐसा लग रहा है कि आप लोग वाकई सरकार के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। दिनेश जी, मैं एक चीज साफ साफ आपके दर्शकों को और यहाँ पर जो शिवसेना के पैनलिस्ट बैठे हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। शिवसेना की ये तारीफ के पुल बांध रहे थे कि कोरोना काल में बहुत बेहतरीन काम किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। आंकड़े देखा कीजिए डिबेट में आने से पहले। आज भारत में 72% से ज्यादा एक्टिव केसेस सिर्फ महाराष्ट्र से हैं। मैं कोरोना पे चर्चा करने के लिए आज यहाँ पर नहीं हूँ संजू वर्मा जी, इसीलिए उनको भी रोका था मैंने जब वो कोरोना पर आए थे। कृपया आप संदर्भ समझें कम से कम, वरना पूरी डिबेट डिरेल हो जाएगी। संजू जी ठीक है दिनेश जी, ओके, आपने सही बात बोली। मैं अभी सीधा मुद्दे पर आती हूँ। पहली बात जो आपने भी अपनी इंट्रोडक्शन में कहा, 2004 में सचिन वजे को सस्पेंड कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। 2008 में सचिन वाजे को शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता घोषित किया था। 2017 में इनके खिलाफ एक्सटॉर्शन का एक नया मामला, उसकी जांच अभी चालू है, वो ट्रायल में है। इसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी थी उद्धव ठाकरे की कि आपने सचिन वजे को जून 2020 में न केवल रीइंस्टेट किया बट उनको क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का कर्ता धर्ता बनाया। उनका पुराना अनुभव देखते हुए 1997 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का रैकेट बस्ट किया था। उन्होंने 60 ऐसे अपराधियों को उनके ठिकाने पर पहुंचाया था जो और किसी के काबू में नहीं आ रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए थे जिसके बिना पर सरकार को यह लगा कि कोरोना के समय बहुत सारे लोग, कई पुलिस ऑफिसर उसके चपेट में आ गए हैं, डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स की कमी है, इसलिए इनको रख लेते हैं। दिनेश जी, जब भी मैं बोलती हूँ आप बीच में टोकते क्यों हैं? मैं भी बात अपनी खत्म कर लूं। मैडम, मैं तो सप्लीमेंट कर रहा हूँ आपको। मैं तो सप्लीमेंट कर रहा हूँ। टोका कहाँ है मैडम मैंने आपको? संजू वर्मा जी, आपके साथ भी मेरा अनुभव ऐसा है कि आप हमेशा ये बात कह देती हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वस्तुस्थिति यह है कि मैं आपको सिर्फ सप्लीमेंट कर रहा हूँ। अब उस पर जवाब दीजिए, क्योंकि ये बात कही गई है कि हमारे पास ऑफिसर्स, ये ऑन रिकॉर्ड कहा गया है कि हमारे पास ऑफिसर्स नहीं थे, इसलिए सचिन वाजे के साथ साथ और भी ऑफिसर्स को लिया गया था, सिर्फ सचिन वाजे नहीं थे। कुछ अहम बातें ये हैं कि बाकी ऑफिसर्स के माथे पर यह कलंकित टीका नहीं लगा था जो सचिन वाजे के माथे पर था। बाकी ऑफिसर्स जिनको कोरोना काल में लिया गया था वो शिवसेना का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं थे, सचिन वाजे थे। आज तक शिवसेना के प्रवक्ता के पोस्ट से सचिन वाजे ने इस्तीफा नहीं दिया है। ये बात अपने दर्शकों को आप खुलकर बताइए। और सबसे अहम बात ये, शरद पवार साफ साफ कैमरे में झूठ बोलते हैं और पत्रकार हंसते हैं बिना उन्हें कड़े सवाल पूछे। कड़े सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछे जाएंगे क्योंकि हम सत्ता पक्ष में हैं। ये क्या बात हुई? ये कहते हैं कि 5 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पहले तो अनिल देशमुख अस्पताल में थे, फिर वो क्वारंटीन में थे। अरे भाई, 18 फरवरी में अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है कि मेरे सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई, आज मैं नागपुर में अपनी वाइफ आरती के साथ उनको मिलने गया। 19 फरवरी
ये सवाल तो मैंने संजू जी से पूछ ही लिए। अब गौरव वर्मा के पास जाना आवश्यक हो गया। गौरव वर्मा, और इस मामले में मैं चाहूंगा कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बातें कहें ताकि दर्शक भी ये देख सकें कि आप लोग वाकई जिम्मेदारी की जगह पर हैं और जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हैं। संजू वर्मा ने जो सवाल उठाए वो तो मैं पहले ही उठा चुका हूं आपके सामने कि अस्पताल में थे तो कैसे वो प्रेस से बात कर रहे थे और कैसे बगैर मास्क के बात कर रहे थे, प्रदीप जी ने भी कह दिया। लेकिन सचिन वाजे को क्या आप लोग एक्सटॉर्शन करने के लिए लेकर आए थे क्या? संजू वर्मा तो यही इशारा कर रही हैं। गौरव वर्मा, संजू वर्मा जी, गौरव वर्मा जी से सवाल है, वो सुन रहे थे, अब आप सुनिए। गौरव वर्मा जी थोड़ा जल्दी से जवाब देंगे तो मुझे एक बार सवाल एक बार सवाल थोड़ा सा रिपीट कर दिए, आवाज थोड़ा सा कट रही थी। क्यों लेकर आए आप सचिन वाजे को, जिनके ऊपर इतने सारे दाग थे? ख्वाजा यूनुस के मामले में, कस्टोडियल डेथ के मामले में उनको हटाया गया, डिपार्टमेंट ने लिया नहीं, वो जेल जा चुके थे। फिर क्यों आपको सचिन वाजे में ही ये सब खूबियां नजर आई कि आप लेकर आए और उनको इतना पावरफुल बना दिया आपने? देवेंद्र फडणवीस के समय भी उद्धव ठाकरे सिफारिश करते थे उनकी। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग होते हैं उनको मतलब कि दूसरा आदमी हमेशा दोषी ही नजर आता है। गौरव वर्मा जी की खामोशी भी और कम बोलना भी कुछ वैसा ही जैसा उद्धव जी ने, क्या ये आप लोगों ने तय किया है? या गौरव जी आप कम बोलते हैं, अमूमन इतना ही बोलते हैं जितना आप बोल रहे हैं? लेकिन मैं अमोल के पास एक बार जाना चाहता हूं। अमोल, ये बहुत बड़ी तोहमत है। तोहमत ये भी है कि कांग्रेस लगातार ये शिकायत करती रही है कि शिवसेना और एनसीपी वसूलियों में, करप्शन में लगे हुए हैं, हम बेवजह बदनाम हो रहे हैं। बाकायदे आकर कांग्रेसियों ने शिकायत की है यहाँ पर दिल्ली में। अमोल मतेले, कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना मिलके, कांग्रेस एनसीपी शिवसेना मिलके मजबूत संगठन ये महाराष्ट्र में चल रहा है। महाविकास आघाड़ी जो भी काम करी बहुत अच्छे से कर रही है, इसलिए कुछ ऐसा हमारे बीच में कुछ झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छे से हम सरकार चला रहे। ये महाराष्ट्र के जो विरोधी पक्ष दल है भाजपा, वो हमेशा झूठ बोल के और बड़े बड़े चिल्लाने का काम कर रहे हैं। चिल्ला के ये अपना साबित करना चाहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, हम लोगों में कितना काम करके दिखाए। लेकिन जनता को ये पता है जब कोरोना काल था तभी अच्छा काम किसने किया, लोगों का सेवा करने का काम किसने किया है। एनआईए जो कह रहा है वो बीजेपी का एजेंडा टो कर रहा है क्या? 170 MLA आपका एटीएस जो कर रहा है वो बीजेपी का एजेंडा टो कर रहा है क्या? एटीसी अच्छी तरह से जांच करिए, जो उसमें आरोपी है उसको जरूर शिक्षा होगी। लेकिन इनको किसने जवाब दिया है कि जो जिसके ऊपर आरोप करने का और उसको इस्तीफा मांगने का, हर दिन एक मंत्री का इस्तीफा मांगते हैं? ऐसा करेंगे थोड़ी सरकार चलेगा। इसमें सरकार चलने का, लोगों की सेवा कभी करेंगे? इसको जांच करेंगे, उसकी जांच करो। इनको किसने अधिकार दिया है? ये हर दिन एक मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है, ऐसे सरकार कैसे चलेगी? इस पर जवाब लेंगे जरा। लेकिन महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। अनिल देशमुख पर लगे आरोपों की सीबीआई जांच के बारे में मांग हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने अर्जी दी है। परमबीर सिंह ने अपने ट्रांसफर को रद्द करने की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उन्हें मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटाया गया वो अनुचित था। साथ में यह भी कहा कि मैंने जो आरोप लगाए हैं उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। प्रदीप सिंह जी, अब ये जो सियासत हमको दिखाई दे रही है, आपको लगता है क्या कि इसकी गूंज में तथ्य एक बार फिर दब जाएंगे? और फिर दूसरी एक बात और, संजय निरुपम से मेरी उसी दिन बात हो रही थी जब यह खुलासा हुआ। उन्होंने ये कहा कि ये पहली बार नहीं है कि ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए वहां पैसे होते हैं। उसके बाद उनसे ये कहा जाता है कि आप इतना पैसा लाकर देंगे। ये बात और है कि बात खुलकर सामने आ गई इस बार। नहीं, ये आपकी बात सही हो सकती है, जो संजय निरुपम ने कहा वो बात भी सही हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि इससे पहले कब ऐसा हुआ कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने ये चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया हो, मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कि गृह मंत्री ऐसा काम करवा रहे हैं? ये पहली बार हो रहा है। दूसरी बात यह है कि परमबीर सिंह या तो सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अगर वो झूठ बोल रहे होते तो चिट्ठी लिखने के बाद चुप होकर बैठ जाते, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। वो सुप्रीम कोर्ट जाकर अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, इसका मतलब उनके आरोप में जो कुछ तथ्य तो जरूर है।
तो इसलिए सरकार ये कहकर बच नहीं सकती कि वो किसी और के इशारे पे काम कर रहे हैं और वो ट्रांसफर होने के बाद क्यों ऐसा आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि वो आरोप लगा रहे हैं, उसकी जांच कौन करेगा। 3 दिन से कहा जा रहा है कि जांच होगी, कोई जांच बिठाई तो जाए, राज्य सरकार की एजेंसी करे, सेंट्रल एजेंसी करे, जुडिशियल इंक्वायरी हो, कुछ तो हो। तो अभी तक कोई जांच नहीं हुई, क्लीन चिट सब लोग दे रहे हैं। शरद पवार पहले कहते हैं कि आरोप बहुत गंभीर हैं, इसके बारे में फैसला, उनके इस्तीफे के बारे में गृह मंत्री के फैसला मुख्यमंत्री करेंगे, फिर कहते हैं किसी भी हालत में इस्तीफा नहीं होगा, वो शरद पवार ने एक बात और कही कि मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। अब मुख्य मुद्दे में कौन लपेटे में आ रहा है जो ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करेगा? संजू वर्मा जी। दिनेश जी, एक चीज जो मैं जिस पर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वो ये है कि आज महाराष्ट्र एटीएस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा हमको तो पहले ही मालूम था कि मुंबई पुलिस के कांस्टेबल विनायक शिंदे मनसुख हिरेन हत्याकांड में शामिल हैं, पर हमें कुछ कहने से रोका गया था। ये फेसबुक पोस्ट में कहा गया है, फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा नहीं, पर चाहे फेसबुक पोस्ट द्वारा कहा गया हो, ये एक बहुत बड़ा खुलासा है। किसके कहने पर विनायक शिंदे ने मनसुख हिरेन की हत्या की, यदि महाराष्ट्र एटीएस के बयान को हम सच माने तो, और किसके कहने पर फिर मनसुख हिरेन हत्या को दबाने की कोशिश की, ये दूसरा मुद्दा। और एक बहुत अहम मुद्दा है, शिवसेना वाले रोते रहते हैं भाजपा हमारी सरकार को गिराना चाहती है। मुझे एक बात बताइए, 3 हफ्ते पहले तक तो आप लोग कह रहे थे परमबीर सिंह राजा हरिश्चंद्र की मूरत है। जब से परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख के ऊपर ताना कसा, तब से आप कह रहे हैं परमबीर सिंह पर क्यों विश्वास किया जाए, ये तो एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर है। यदि एक टेंटेड पुलिस ऑफिसर है तो मुझे बताइए, आपको उन्हें बर्खास्त करना चाहिए था, आपने उनको डीजी होमगार्ड क्यों बनाया? जवाब लेते हैं इसका, जवाब लेते हैं। अमोल मतेले, जवाब दीजिए इसका। पहले तो इसको यह भी कहा गया था कि ये तो रूटीन ट्रांसफर है, अचानक वो रूटीन ट्रांसफर जब किया गया और इधर से आरोप लगे तो ये कहा जाने लगा कि देखिए ये साजिश कर रहे हैं सरकार गिराने की, सरकार को स्थिर करने की किसी के इशारे पर। ऐसा क्यों? अमोल मतेले जवाब चाहूंगा, लेकिन उससे पहले परमबीर सिंह का अनिल देशमुख पर बड़ा आरोप, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फंसाने का बनाया था दबाव। सांसद देलकर की मौत में नेताओं को फंसाने की थी साजिश। अनिल देशमुख के आगे मैं नहीं झुका, परमबीर सिंह ने कहा। 22 फरवरी को सांसद मोहन देलकर ने की थी आत्महत्या। आपको पता होगा दादर नगर हवेली का यह मामला, वहां से आने वाले सांसद ने जब आत्महत्या की तो यह कहा गया कि ज्यूरिसडिक्शन तो वहां की पुलिस का बनता है, उनको जांच करना चाहिए, लेकिन यहां पर इस बात का दबाव बनाया गया कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस ही इसकी जांच करेगी। परमबीर कह रहे हैं कि मैंने तब दबाव में आने से इनकार कर दिया और मैं उनकी अनिल देशमुख के आगे झुका नहीं। अमोल मतेले, इशारों पर नचाया जा रहा था परमबीर को, जब नाचना बंद कर दिया तो बुरे हो गए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो आरोप करने वाले लोग हैं बेछूट आरोप करते हैं, कुछ भी आरोप करते हैं, उनके जो आरोप है वो निराधार है। कोई गृह मंत्री के ऊपर ऐसा सवाल उठाना नहीं चाहिए। ये ऐसा गलत काम क्यों कर रहा है, इसके पीछे कौन है ये आपको अमोल मुझको जानता है। आज का सिर्फ एक ही सच है, लेटर लिखाने वाले लोग भी बीजेपी के लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का ड्राफ्ट भी बनाने वाले लोग बीजेपी के लोग हैं। इसके पीछे 100% मेरी बात सुनेंगे क्या? आज का केवल एक सच मैं कह दूं दर्शकों को फिर से कि एनसीपी की तरफ से आज का सिर्फ एक सच है कि अनिल देशमुख को कोरोना हुआ था और वो अस्पताल में भर्ती थे, बस। इसके आगे और कोई बात नहीं होना चाहिए, है ना अमोल मतेले? नहीं, उनके ऊपर आरोप जो किया है बेछूट झूठे आरोप है। ये इनके पीछे राजनीति करने वाले कौन है ये महाराष्ट्र को, जनता को सबको पता है। इनके पीछे जो है विरोधी पक्ष नेता है अपना फडणवीस साहब, ये सब लिखा के दे रहा है। उनके सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल भी किया उन्होंने ड्राफ्ट पूरा बना के दिया है। जो पत्र भी लिखा है 8 पेज का वो भी उन्होंने लिखा है। इसके पहले उनके साथ वो दिल्ली जाके आए कि तुम्हारी दिल्ली में प्रमोशन किया जाएगा, तुम ऐसे झूठे आरोप करो और ये सरकार गिरा दो, हम तुम्हारे को 100 करोड़ रुपए देंगे, ऐसे वादा देवेंद्र फडणवीस ने परम सिंह के साथ किया है। आपको ये अंदर की बात मालूम नहीं, लेकिन ये उल्टा सवाल कर रहा है गृह मंत्री साहब इतने अच्छे से काम कर रहे हैं। अंदर की बात बता दी अमोल मतेले ने। संजू वर्मा जी, पता चली आपको अंदर की बात? कोरोना जब नेशनल टेलीविजन पर आप ये बताइए अनिल देशमुख इस्तीफा कब दे रहे हैं? आपको ये पता है
कि ये कायदा सुव्यवस्था रखने का काम इतना अच्छे से काम किया है, उसके ऊपर ऐसे सवाल उठाने का आपको कुछ नहीं जो ये अधिकार दिया है? अनिल देशमुख पर बहुत गंभीर लांछन लगाए गए हैं। आप बात को तोड़िए मरोड़िए मत, आपको शर्म आनी चाहिए। अनिल देशमुख की अभी भी आप संजीव वर्मा जी, उन्होंने एक बात और कही कि ये तो हर दिन इस्तीफा मांगते रहते हैं किसी ना किसी मंत्री का, हम इस्तीफा ही देते रहेंगे तो सरकार कब चलाएंगे? क्या चला रहे हो पता है? 53,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी है कोरोना काल में सिर्फ महाराष्ट्र में, और यहाँ पर आकर आप अपने एक और बात कही इन लोगों ने, मैं अभी देख रहा था, इनके नेता ने एक और बात कही कि अगर ये बताइए इस तरीके से हम इस्तीफा देते रहेंगे सरकार कैसे चलाएंगे। इन्होंने इस्तीफा दिया था क्या? सुषमा स्वराज जी ने इस्तीफा दिया था, तब तो ये कहा गया था कि यूपीए की सरकार नहीं है, एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते। नहीं दिनेश जी, 3 हफ्ते पहले तक तो परमवीर सिंह को ये कह रहे थे ये राजा हरिश्चंद्र की मूरत है। आज इनको परमवीर सिंह से इतना परहेज क्यों हो गया? क्योंकि परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख का खुलासा किया, हफ्ता वसूली का खुलासा किया। ये महाविकास अघाड़ी नहीं है, ये महावसूली अघाड़ी, महाविनाश अघाड़ी है, जिसने मुंबई महाराष्ट्र को विनाश की तरफ झोंकने का फैसला कर लिया है, और महाराष्ट्र की जनता इनको कामयाब नहीं होने दे रही है। और प्रदीप सिंह जी, इसमें शिवसेना की भूमिका आपको कैसी दिखाई दे रही है? क्या वो अपनी भूमिका के हिसाब से काम कर रहे हैं? क्या उनको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है सीएम महोदय को, और क्या वो उसके हिसाब से काम करते नजर आ रहे हैं आपको इसमें? प्रदीप सर, सवाल आपसे था। नहीं, ऐसा है दिनेश जी, देखिए इस पूरे मामले में अगर आप शुरू से देखें तो उद्धव ठाकरे की भूमिका समझ से परे है। पहले जब आरोप लगा, जब मनसुख हिरेन की मौत हुई तो उसको कहा गया आत्महत्या है, फिर कहा गया कि नेचुरल डेथ है, फिर उसके बाद मीडिया के सामने आकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसको इतना बड़ा मुद्दा मत बनाइए, उसको आतंकवादी मत बनाइए। सचिन वाजे के लिए कहा उन्होंने कि उसको आतंकवादी मत बनाइए। तो वो क्यों सचिन वाजे को डिफेंड कर रहे थे? अब अनिल देशमुख पर उनका क्या कहना? देखिए, आपने सुषमा स्वराज का अच्छा उदाहरण उठाया कि उनसे इस्तीफा मांगा गया था तो इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया। क्या उस समय प्रधानमंत्री ने या मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने ये कहा था कि जांच होनी चाहिए, आरोप गंभीर है? आज शरद पवार खुद कह रहे हैं कि आरोप गंभीर है और इसकी जांच होनी चाहिए, तो जांच क्यों नहीं हो रही? इस्तीफा होगा नहीं होगा, ये जांच क्यों नहीं हो रही? जितेंद्र शर्मा, मैं आपसे ये भी समझने आऊंगा कि इसमें आगे अब कोर्स क्या होगा, अब कोर्ट में क्या होने वाला है। जितेंद्र, तैयार रहिएगा, आपके पास में आने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं। ये इंफॉर्मेशन भी बड़ा ध्यान से देखिएगा, इससे आपको यह पता चलेगा कि कैसे कैसे इस घटना में चीजें आगे बढ़ी हैं। लेकिन उससे पहले शरद पवार ने कहा देशमुख पर आरोप गलत हैं। आरोपों की तारीख के दौरान क्वारंटाइन थे, जैसा हमने आपको बताया। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पहले वो 5 से 15 फरवरी तक तो अस्पताल में थे और 16 से 27 तक तो वो क्वारंटाइन थे। देशमुख के इस्तीफे का सवाल ही नहीं उठता। बहरहाल ये देखिए कैसे हुआ ये सब। क्या पूरा एक एक्सटॉर्शन गैंग काम कर रहा है? सरकार के ऊपर जो ये आरोप लग रहे हैं कि ये तो वसूली अघाड़ी हो गई है, क्या उसमें तथ्य हैं? ये फैसला आप कीजिए, लेकिन फिलहाल जो हुआ है वो जरा देखिए। एंटीलिया के सामने 25 फरवरी को खबर आई कि जिलेटिन से लदी एक स्कॉर्पियो मिली है। कैसे हो गया? सबसे बड़े बिजनेसमैन इंडिया के उनके घर के सामने ये इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? स्कॉर्पियो कार मिली, कार में जिलेटिन की छड़ें थी, बड़ी तबाही आ सकती थी। उसके बाद क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई और यहां होती है सचिन वाजे की एंट्री। सचिन वाजे यहां से पिक्चर में आते हैं, लेकिन यहां क्या होता है? स्कॉर्पियो कार मनसुख हिरेन की पाई जाती है और मनसुख हिरेन की मौत हो जाती है। जांच एनआईए के पास पहुंचती है और जब एनआईए इस जांच का जिम्मा अपने पास लेती है तो बहुत बड़ा खुलासा करती है कि एंटीलिया केस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वाजे, वो असल में वही सारी चीजें रच रहे थे। उन्हीं ने पहले दर्द पैदा किया और वही फिर दवा लेकर सामने आ गए थे। गिरफ्तार सचिन वाजे 13 तारीख की रात में गिरफ्तार किए गए मार्च को, और अगले दिन वो सस्पेंड कर दिए गए। मुंबई पुलिस पर एक बड़ा दाग लगा और कमिश्नर परमवीर सिंह हटा दिए गए। पहले उनके ट्रांसफर को रूटीन कहा गया और फिर कहा गया कि हम चाहते हैं कि अनबायस्ड जांच हो, इसलिए उनको उनके पद से हटा दिया गया है। 100 करोड़ के एक्सटॉर्शन का खुलासा किया परमवीर सिंह ने एक ईमेल के जरिए, और फिर यह कहा जाने लगा कि क्या अनिल देशमुख मास्टरमाइंड है, लिहाजा अनिल देशमुख को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
सवाल यह भी बनता है कि क्या मुकेश अंबानी से वसूली का मकसद था कि पहले उनके घर के सामने यूं सिक्योरिटी का एक बड़ा थ्रेट दिखाया जाए, फिर उनको प्रोटेक्शन और इस मामले की जांच के बहाने उनसे पैसे ऐंठे जाएं? क्या ऐसा कुछ मकसद था? और अगर ऐसा मकसद है तो फिर यह क्या सिस्टम है? क्या ये वो तंत्र है जो हम चाहते हैं? क्या ये वो तंत्र है जिसके तहत हम अपने आप को महफूज महसूस कर सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी कि कहीं यहां वो तो नहीं है कि जो पकड़ा गया वो चोर असल में तो पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। संजू वर्मा जी, बाकी जगहों पर सब कुछ ठीक चल रहा है महाराष्ट्र के अलावा? कहीं इस तरीके की कोई बात नहीं है? कहीं ये ट्रांसफर, पोस्टिंग, वसूली, एक्सटॉर्शन ये सब नहीं होता? दिनेश जी, मैं एक चीज आपको साफ साफ कहना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार हमारी सरकार केंद्र में सत्ता में आई और वो प्रधानमंत्री बने 2014 में, उसके तुरंत बाद उन्होंने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। और कभी भी जब करप्शन का मामला बीजेपी के अंदर उठता है तो हम उस नेता को बिना कोई सोचे समझे बहिष्कार करते हैं। ठीक है, लेकिन जितेंद्र शर्मा के पास अभी चलना आवश्यक है क्योंकि टाइम मेरे पास कम है। जितेंद्र शर्मा, आगे क्या होने वाला है अब इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में मैटर लिस्ट होगा, उसके बाद सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद क्या डिसीजन देती है सुप्रीम कोर्ट, इस पर टिप्पणी करना भी मुश्किल है। लेकिन इतना जरूर है कि अब सचिन वजे की मुश्किलें पूरे तरीके से बढ़ चुकी हैं, क्योंकि ट्राइडेंट होटल से जो सबूत मिले हैं वो सीधे तौर पर ये इशारा करते हैं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और उस कॉन्स्पिरेसी को अकेले सचिन वजे ने अंजाम नहीं दिया था। जाहिर सी बात है उसके साथ कुछ और लोग भी शामिल रहे होंगे। तो आने वाले वक्त में इस पूरे मामले में दिनेश कई और गिरफ्तारियां होनी तय है और इसके अलावा कई बड़े लोग, व्हाइट कॉलर जो लोग हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। वो भी एनआईए के दफ्तर में आपको जरूर दिखाई देंगे। जी, तो क्या अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं वो केवल एक इनोवेटिव को डिले करने की कोशिश की जा रही है? बहुत जल्दी वो नाम फाश होंगे, सामने होंगे, या फिर वाकई जिसने किया नहीं उसको किसी बात का डर नहीं है? बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आज शामिल होने के लिए। अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी। एक मंत्री महीने का 100 करोड़ रुपए वसूलने की योजना बनाता है, बताता है। गृह मंत्री को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। इसकी कड़ी से कड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए क्योंकि ये कोई आम बात नहीं है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।